નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, બુલેટિન ઇન્ડિયામાં આપનું સ્વાગત છે. વિજયનાથ 2022 સાથે હું છું પ્રદીપ. દર્શક મિત્રો, અત્યાર સુધી આપણે વાત કરી ગુજરાત રાજ્યની અંદરથી અમદાવાદ શહેર હોય કે ગુજરાત ભાજપના પ્રવક્તા હોય, કોંગ્રેસના પ્રવક્તા હોય, આમ આદમી પાર્ટીના નેતા હોય, તમામ લોકો સાથે આપણે વાત કરી અને ગુજરાતની અંદર પોતાના મત વિસ્તારની અંદર હોય કે તમામ વસ્તુ કે જેમને વિકાસની વાત હોય કે કોંગ્રેસના વિરોધની વાત હોય કે આમ આદમી પાર્ટીનું પોતાનું વર્ચસ્વની વાત હોય, દરેક વાત આપણે સાંભળી. आज આપણે વાત કરીશું એક રાજકીય વિશ્લેષક સાથે, જેમની પાસે જાણીશું ગુજરાતના રાજકારણની હાલચાલ. સાથે જ વાત કરીશું યુવા નેતૃત્વ કેવું છે, સાથે વાત કરીશું ગુજરાતનું પ્રભુત્વ કેટલું છે રાજકારણની અંદર, ભારતની અંદર, તે તમામ વિષય સાથે વાત કરીશું. આપણી સાથે આજે ઉપસ્થિત છે મનસ્વી થાપર, તેમની સાથે વાત કરીશું. મનસ્વી થાપર, સ્વાગત છે આપનું બુલેટિન ઇન્ડિયામાં. ધન્યવાદ. ગુજરાતનું રાજકારણ છેલ્લા 3 મહિનાથી એટલું ગરમાયું છે કે કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામા પડ્યા, ભારતીય જનતામાંથી રાજીનામા પડ્યા, આમ આદમી પાર્ટીની અંદર રાજીનામા પડ્યા. આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતની અંદર આવી પરંતુ રાજીનામાના દોર યથાવત રહી ગયા. એક કહી શકાય કે જોડાણ થાય છે પણ રાજીનામું પડે છે અને સાથે અન્ય પાર્ટીની અંદર જોઈન થાય છે. गुजरात की राजनीति जो है, गुजरात एक पॉलिटिकली वॉलेटाइल स्टेट है. गुजरात की राजनीति अगर हम बोले 3 महीने से ही गर्माई है, ऐसी बात नहीं. गुजरात में हर 2 महीने में 3 महीने में कुछ ना कुछ इलेक्टोरल मूवमेंट्स होते रहते हैं. तो गुजरात में हमेशा से एक पॉलिटिकल वाइब्रेंट स्टेट रहा है. गुजरात हमेशा से पॉलिटिकली हॉट सीट जो बोलते हैं वो रहा है, क्योंकि इसमें पिछले 20-25 सालों से अगर हम देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, जिस तरीके से उससे पहले अगर हम बात करें जो कांग्रेस का दबदबा था स्टेट में, और आज अभी नई पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी जो एक दिल्ली स्टेट में अच्छा काम कर रही है, वो यहाँ पे आके कुछ करने की कोशिश कर रही है. तो एक वाइब्रेंस, एक रिपल मूवमेंट हो रहा है जहाँ पे लोग पॉलिटिकली एक्टिव होना चाह रहे हैं. इसका कारण है, पहला कारण ये है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से जनता को लग रहा है कि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही है, एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, लैक ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप इन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज. मतलब आपको बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर आप गिन रहे हैं, उनको आपने नाम लिया इसलिए, तो हर पॉलिटिकल पार्टी में एक ऐसा मास लीडर अभी नहीं है. तो ये वैक्यूम जो हमारे गुजरात में पहली बार हमको कितने सालों में, मेरे हिसाब से 50 सालों में पहली बार गुजरात को ये वैक्यूम दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जैसे हमने नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व देखा था, उससे पहले बापू का देखा था, उससे पहले केशु बापा का देखा था, उससे पहले माधव सिंह सोलंकी जी का देखा था. तो हमेशा से गुजरात में ना एक मास लीडर हमेशा से रहे हैं. पहली बार गुजरात को ऐसा महसूस हो रहा है कि गुजरात में मास लीडर नहीं है, गुजरात में ऐसी लीडरशिप नहीं है जिसके कहने से लोग वोट करें, जिससे लोग कनेक्ट करें. ये वैक्यूम है. इसी कारण जो हम देख रहे हैं कि लोग जुड़ना चाह रहे हैं, लोग अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, आंदोलन के थ्रू. कोविड के बाद लोगों को अभी एक अनरेस्ट दिखाई दे रहा है, जॉबलेसनेस दिखाई दे रही है. तो ये सारे कारणों के कारण ऐसा लग रहा है कि लोग राजनीति में जुड़ना चाह रहे हैं या राजनीतिक आवाज उठाना चाह रहे हैं. एक छोटे से एग्जांपल से अगर आपको बताऊं कि लोगों के जो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे पॉलिटिकल डिस्कशन पहुंच चुके हैं. लोग डिस्कशन करना चाहते हैं और राजनीति में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहते हैं. આપ તમે આંદોલનની એક વાત કરી કે આંદોલન હોય કે કોઈ પણ હોય ત્યાંથી એક નેતા ઉભરીને આવે છે. મનસ્વીજી, એક વાત છે ગુજરાતની અંદર કે ગુજરાતની અંદર જેટલા પણ આંદોલન થયા, સ્ટુડન્ટ યુનિયન હોય, પોલિટિકલ યુનિયનથી કોઈ આંદોલન થયું હોય કે પછી એવું કોઈ આંદોલન થયું હોય સમાજના હેતુથી, દરેક આંદોલનની શરૂઆત એવડી મોટી થાય છે કે એને લઈને છેક દિલ્હી સુધી એના પડઘા પડે છે. પરંતુ એ આંદોલન જલ્દીથી સમેટાઈ જાય છે અને આંદોલનના જે લીડર હોય છે તે રાજકારણની અંદર પ્રવેશ કરે છે. देखिए, राजनीति में एंट्री के लिए आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, पर राजनीति पिछले 70 सालों से हमने क्या देखा है कि राजनीति का इजी एंट्री अगर आपको मिलती है तो आंदोलन के थ्रू मिलती है. अभी 21वीं सदी के भारत में अगर आपको बताऊं कि 2 आंदोलन 3 आंदोलन जो हुए हैं, हमारे गुजरात में 3 आंदोलन हुए हैं. नेशनल लेवल पे एक आंदोलन हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का. इंडिया अगेंस्ट करप्शन में मैं तो अन्ना जी को ये बोलता हूँ कि अन्ना जी जैसा प्लेसमेंट ऑफिसर कोई नहीं है. अन्ना जी के साथ जो लोग स्टेज पे बैठे थे सब लोग प्लेस हो गए. कोई गवर्नर बन गए, कोई चीफ मिनिस्टर बन गए, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, कोई यूनियन मिनिस्टर बन गए. तो आंदोलन एक इजी एंट्री होता है, आप राजनीति में आ जाते हो. और आंदोलन का फ्यूचर यही होता है कि आप राजनीति में आते हो, क्योंकि आंदोलन कभी सामाजिक होता है, कभी मुद्दे के कारण होता है. पर आजकल जो भी आंदोलन करता है वो इसी आइडिया से करता है कि फ्यूचर में 1-2 साल में मैं राजनीति में किस तरीके से एंट्री करूं. और ये जो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखो तो 100% हमको यही दिखने को मिलता है कि आंदोलनकारी जैसे ही उनको मौका मिलता है तो वो राजनीति में आते हैं. इसको हम गलत बोलें, सही बोलें, ये अलग डिबेट का इशू हो जाता है. पर मेरे हिसाब से इसका अल्टीमेट आउटकम यही हुआ है और यही होता आ रहा है
ये समय अब वो वाला समय नहीं है जहां पे हम विनोबा भावे जैसे महान आंदोलनकारी जब देश में हुआ करते थे, या जयप्रकाश नारायण जी जैसे महान आंदोलनकारी देश में हुआ करते थे, जिनको तमाम पॉलिटिकल पोजीशन मिल सकती थी, पर उन्होंने राजनीति को छोड़ते हुए देश को सुप्रीम रखा और आंदोलन को जारी रखा। तो ये अब वो समय नहीं है। आजकल हम लोग जो देखते हैं, आंदोलनकारी इमीडिएटली जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिस लेवल पे मिलती है, वो उस लेवल पे जाना चाहते हैं। और इसमें हम बोलें कि गलत है, सही है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि राजनीति में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और राजनीति वॉर की तरह हमारे देश में खेली जाती है। तो अगर आपको राजनीति में आना है और आंदोलन करते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, वोट बेस आपका बनता है, तो इसमें एक बुराई क्या है? ગુજરાતના રાજકારણમાં અત્યાર સુધી આટલા વર્ષો થઈ ગયા ગુજરાતના રાજકારણની અંદર ઘણી બધી હલચલ જોવા મળી. છેલ્લા ઘણા સમયથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન છે ગુજરાતની અંદર. કોંગ્રેસ પાસે હાલ વિપક્ષની અંદર જ છે. કહેવાય છે ગુજરાતની અંદર કોઈ દિવસ ત્રીજી પાર્ટી અત્યાર સુધી ચાલી નથી, અને એ ત્રીજી પાર્ટી તરીકે અત્યારે આમ આદમી પાર્ટી ઊભી થઈ રહી છે. देखिए, आम आदमी पार्टी का जो सिचुएशन है, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है। नई तो नहीं कह सकते, 2013 से वो कोशिश कर रही है राजनीति में गुजरात में आने के लिए। आम आदमी पार्टी एक नया एक एक्सपेरिमेंट है, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है। आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी अन्ना आंदोलन से, उसके बाद वो पार्टी बनी। पूरा का पूरा आंदोलन जो था वो सीमित था दिल्ली के रीजन में। दिल्ली में जब पार्टी बनती है तो पहली बार जब अरविंद केजरीवाल भी जब उसको नेतृत्व कर रहे थे तो 27 सीटें जीते थे। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल फैक्टर नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा जोड़ने वाला फैक्टर नहीं है, और यहाँ की जनता कोई ऐसे भ्रष्टाचार के कारण सड़कों पे आई है वैसा नहीं है, बिजली से परेशान होकर सड़कों पे आई है वैसा नहीं है। गुजरात की जनता थोड़ी डिफरेंट जनता है, गुजरात की जनता दिल्ली जैसी जनता नहीं है। और आम आदमी पार्टी ने 2014 में सबसे ज्यादा सीटों पे, लोकसभा सीटों पे इलेक्शन लड़ा था, उनकी 4 सीटें आई थी। उसके बाद 2019 में भी उन्होंने बहुत ज्यादा सीटों पे लड़ा था इलेक्शन, उनकी 1 सीट आई है। और दिल्ली में भी वो लोकसभा में कुछ नहीं कर पाए खास, और उन्होंने स्टेट इलेक्शन में बहुत ज्यादा कोशिश की है। पंजाब की बात हो, गोवा की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, हिमाचल की बात हो, हरियाणा की बात हो, गुजरात की बात हो, पर उनका कहीं पे भी हमने देखा कि उनका कोई बहुत बढ़िया आउटकम आया वैसा नहीं देखा। पंजाब में वो विपक्ष में आए, तो अभी यहाँ पे क्या करेगी, उसके बीच में 4 इलेक्शन और है। पंजाब का इलेक्शन है, पंजाब में जहां पे आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पे कहीं है, तो पंजाब पे क्या पंजाब में वो सरकार बना रही है, क्या विपक्ष में आ रही है, क्या अकाली दल विपक्ष में आ रहे हैं या सरकार बना रहे हैं, या कांग्रेस वापस आ रही? तो ये सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ की राजनीति। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन बीच में आने वाला है। तो आजकल के जो इलेक्शन होते हैं वो सिर्फ स्टेट इलेक्शन के हिसाब से नहीं चलते, वो नेशनली कैसे खेल होता है, जैसे वेस्ट बंगाल में खेला हुबे हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, पंजाब में कैसे होगा, तो गोवा में कैसे होगा। तो इन सारे इलेक्शंस के ऊपर निर्भर होगा वोटर का अंडरस्टैंडिंग, और उसके हिसाब से वो आगे वोट करके जाएगा। और क्या जो मुद्दे हैं आज गुजरात के, क्या आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से आगे जनता तक पहुंचा पाएगी? क्या जनता उनको एक्सेप्ट कर पाएगी? ये सारे फैक्टर है। राजनीति एक दिन में नहीं होती, राजनीति में संगठन होता है, नीति होती है, नियत होती है, आइडियोलॉजी होती है। ये सारे फैक्टर्स के कारण आप एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ते हैं या वोट करते हैं। ये सारी चीजें एस्टैब्लिश करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है आम आदमी पार्टी के लिए। अगर कर लेती है तो एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट में जो हम लोग बोलते हैं कि गुजरात की राजनीति में तीसरा पक्ष नहीं हुआ, तो हम ये बोल पाएंगे कि गुजरात की राजनीति में तीसरा पक्ष भी चल सकता है। तो ये भी एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है जो हमको समझ आएगा 2022 के इलेक्शन के बाद। 2022 का इलेक्शन नवंबर के आसपास होने वाला है, तो अभी बहुत समय है, अभी बहुत समय है। इसके बीच में बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं, इसके बीच में बहुत सारी गतिविधियां बदल सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो अभी हमारे लिए कुछ भी कहना बहुत ही ज्यादा नेसेंट है, बहुत ही जल्दी है कुछ भी कहना, पर जरूर इंटरेस्टिंग होने वाला है 22 का इलेक्शन। जिस तरीके से तीनों पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही हैं, रोमांचक होने वाला है। जनता के लिए एक नया सोच के हिसाब से बीजेपी को भी काम करना पड़ेगा, कांग्रेस को भी काम करना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को भी नए तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जनता जो है अभी परेशान हो चुकी है। जनता पेट्रोल डीजल से परेशान है, जनता के पास रोजगार नहीं है, जनता के पास नई सोच नहीं है जो लीडरशिप देती है, जनता के पास यही घिसे पिटे पुराने मुद्दे हैं। विपक्ष कमजोर दिखाई देता है, विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने वाली जनता चाहिए। जनता को चाहिए कि यार एक लीडरशिप दिखे, जनता को चाहिए कि हमारे मुद्दे जो हैं सिर्फ मुद्दे ना रहे, उनको एक किसी तरीके से हमारे उन मुद्दों का सोल्यूशन मिले। अभी जनताना प्रश्नों समाधान लावવું એ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા आज કોર્પોરેશનનું ઇલેક્શન થયું ને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની જે ચૂંટણી થઈ તેની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક એવું જોવા મળ્યું ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસેથી કે યંગ ટેલેન્ટ મેદાને ઉતાર્યું હતું,
પોતાના યુવા નેતૃત્વની સાથે મેદાને ઉતર્યું હતું અને જેના હિસાબે જે ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે અત્યાર સુધીનો એક રેકોર્ડ બનાવી દીધો કે જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત હોય, મહાનગરપાલિકાની અંદર હોય, તમામ જગ્યાએ બધી જગ્યાએ એક રેકોર્ડ ઊભો કરી દીધો અને સામે પક્ષે કોંગ્રેસ ધીરે ધીરે નબળું પડી રહ્યું છે. હાલ તો એ ડિસિઝન લાગી જ રહ્યું છે, હાલ તો એવું લાગી જ રહ્યું છે કે કોંગ્રેસ નબળું છે. देखिए, कांग्रेस वीक है कि नहीं है, मैं अगर वोट बैंक अगर आपको बताऊं, वोट बैंक कांग्रेस और बीजेपी का 19-21 का ही फर्क रहता है. बीजेपी ज्यादा सीटों पे कम वोटों से जीता है और कांग्रेस जिन सीटों पे जीता है वो ज्यादा वोटों से जीता है और पर कम सीटों पे जीता है. तो कांग्रेस को दिखाया जाता है कि वो कमजोर है और कांग्रेस को क्योंकि दिखाया जाता है ऐसा पर्सपेक्टिव और 2014 के बाद लगातार उनका वीकनेस जो है दिखाई दे रहा है. तो एक तो है कि बीजेपी कोशिश करती है कि उनको दिखाए, एमएलए उनके ले लेती है, खरीद लेती है, या वो दबाव के कारण या उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है इसलिए वो चले जाते हैं. ये एक किसी को भी वीक दिखाना है तो ये कारण है कि आपका संगठन मजबूत नहीं है. दूसरा, वहाँ पे जो एक कंपटीशन रहता है ना, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नहीं रहता, वहाँ पे बनने के लिए ये रहता है कि मैं प्रेसिडेंट कैसे बनूं कांग्रेस का. तो ये एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है. बीजेपी वहाँ पे क्या करती है कि वो एंटी इनकम्बेंसी को खुद ही काउंटर करती है. बीजेपी की जो काउंटरिंग स्पिरिट है वो ये होती है कि हम लोग खुद ही अपने एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करें. जिस तरीके से हमने ये 6 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शन देखे, वहाँ पे उन्होंने नो रिपीट पॉलिसी लाए, नए लोगों को मौका दिया, क्योंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, लोग जुड़ना चाहते हैं, जुड़ते हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पैसे वाली पार्टी है. लोग उम्मीद करते हैं कि हम पार्टी से जुड़े और अपना काम कराएं, जनता की सेवा करें, अपनी सेवा करें. तो लोग इस कारण बीजेपी से जुड़ते हैं और बीजेपी परफॉर्मिंग पार्टी है, इसी कारण लोग जुड़ते हैं. तो बीजेपी को के पास क्या है कि स्ट्रेटेजी है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है. वो चीजें कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जब सत्ता में नहीं रहते तो ये धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो टूटने लग जाता है. उनको लगता है कि पावर में आएंगे ही नहीं, तो वो एकजुट होकर जो लड़ने की स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में लैकिंग है. और डिसीजन मेकिंग स्पिरिट जो है कांग्रेस में, वो कहीं ना क्या होता है कि आपको हाई कमांड से पूछना पड़ता है, एक लैडर हो जाता है कि आपको पूछ के करना पड़ता है. तो डिसीजन मेकिंग स्पिरिट भी कांग्रेस में वो नहीं दिखाई देती. ऐसा नहीं है कि बीजेपी में भी डिसीजन मेकिंग स्पिरिट है, वहां पे भी दिल्ली से पूछना पड़ता है, पर फिर भी बीजेपी थोड़ा बेटर है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ किस तरह दूसरे अपने विपक्ष को छोटा दिखाना, उनको रोक देना, उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाना, इन सब अंडरस्टैंडिंग में. और बीजेपी राजनीति गुजरात की जो है सबसे बेटर समझती है. पिछले 25 सालों में जो बीजेपी समझती है, मुझे नहीं लगता कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस लेवल की डेप्थ, उस लेवल का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग किसी के पास भी हो सकती है. बीजेपी को गली गली में पता है कैसी राजनीति होती है, जो कहीं ना कहीं ना ही आम आदमी पार्टी ना ही कांग्रेस को इतनी सूझबूझ हो सकती है, क्योंकि वो दूर है. જીતની વાત આપણે જ્યારે કરી રહ્યા હતા, પંજાબની જ્યારે વાત કરી રહ્યા હતા, રાજસ્થાનની હોય, હરિયાણાની વાત કરી રહ્યા હતા, પંજાબની અંદર આમ આદમી પાર્ટી વિપક્ષની ઉપર અત્યારે બેઠું છે, તો સામે પક્ષે કોંગ્રેસની પાસે સત્તા છે. હવે વિપક્ષ તરીકે આમ આદમી પાર્ટીએ ક્યારે એવા થોડા ઘણા કાર્ય પંજાબની અંદર કર્યા છે જેને લઈને જ ક્યાંક ને ક્યાંક કોંગ્રેસ હવે ડરી રહ્યું છે, જેના હિસાબે કોંગ્રેસે એક અધ્યક્ષ અને 4 કાર્યકારી અધ્યક્ષ પંજાબમાં બનાવ્યા છે. અને ગુજરાતની અંદર હાલ કોંગ્રેસના જે 3 પદ, 2 રાજીનામા પડ્યા છે, હાઈકમાન્ડે લીધા છે, પરંતુ હજી અહીંયા ડિસિઝન નથી લીધું, બંનેને બેસાડી રાખ્યા છે જ્યાં સુધી નવા પદ ના ભરાય ત્યાં સુધી. પ્રભારીનું પદ રાજીવ સાતવીના અવસાન બાદ એ ખાલી છે. હવે 3 પદ ખાલી છે, ચૂંટણીનો સમય 1.5 વર્ષ બાકી છે, પરંતુ 1.5 વર્ષની અંદર ઘણી બધી હલચલ કરી શકે એમ છે કોંગ્રેસ પાર્ટી. પરંતુ યુવા નેતૃત્વની વાત કરીએ, નિખિલ સવાણીનું પણ રાજીનામું પડ્યું, જે આમ આદમી પાર્ટીની અંદર જોડાયા નિખિલ સવાણી. તો હવે એ વર્ચસ્વ જોવા મળી રહ્યું છે કોંગ્રેસની અંદર કે છેલ્લા આવનારા 2 મહિનાની અંદર કોંગ્રેસ પાર્ટી એવું પણ કહી રહી છે કે 2 મહિનાની અંદર અમે વર્ચસ્વ ઊભું કરશું અને તાલુકા લેવલ હોય, બુથિંગ લેવલ સુધી અમે જશું. અને સામે પક્ષે કોંગ્રેસ પંજાબમાં ડરી પણ રહી છે कि हमारी सरकार हमारी हाथ में चाहिए एम छे. देखिए, पंजाब का एक अलग फैक्टर है. पंजाब में क्या है, किसान आंदोलन जो है वो चरम सीमा पे है. किसान आंदोलन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है और वहाँ पे जिस तरीके से पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रहा है, बीजेपी का तो रोल नहीं है वहाँ पे. कांग्रेस और अकाली दल जिस तरीके से एक्टिव हुई है, इफेक्टिव हुई है, जिस तरीके से उनकी मैडम ने अकाली दल की रेजिग्नेशन दिया था और मिनिस्टर छोड़ा था और वो आंदोलन में जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन का जो श्रेय है वो कांग्रेस भी लेना चाह रही है, अकाली दल भी लेना चाह रही है, आम आदमी पार्टी भी लेना चाह रही है. तो पंजाब का इलेक्शन का सिंगल एजेंडा रहेगा किसान आंदोलन. और किसान आंदोलन में किस पॉलिटिकल पार्टी की ज्यादा योगदान या भागीदारी रहेगी, उसको कहीं ना कहीं जनता वोट देगी. क्योंकि पंजाब, हरियाणा जो है
वो बेसिकली ना किसान के ऊपर इकोनॉमी चलती है, किसान के ऊपर उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस के ऊपर, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के ऊपर काम होता है। तो उसके ऊपर ही फोकस रहेगा ये इलेक्शन। अब उसमें कैप्टन साहब अच्छा परफॉर्म करेंगे, पर एक चीज का हमको उनको एक कांग्रेस को फुल पॉइंट्स देने पड़ेंगे कि पिछले 2 महीने में पंजाब में सिर्फ और सिर्फ बात अगर किसी की हुई है, नेशनली बात करें या पंजाब की बात करें, तो कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की ही बात हुई है। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड थियरी जो होती है, ओल्ड गार्ड के ऊपर नया गार्ड आगे बढ़ रहा है, वो डिस्कशन के पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो पॉलिटिकल डिस्कशन रहा है पंजाब में, वो कांग्रेस का रहा है। अब जनता के मुद्दों को जिस तरह आम आदमी पार्टी उठा रही है, अगर वो इफेक्टिवली पहुंचा पाती है, अगर जनता को लगता है कि कांग्रेस से बातें कर रही है और जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे अगर वो पूरे नहीं कर पा रही, तो कहीं ना कहीं लोगों का अकाली दल से तो ऑलरेडी विश्वास हट चुका है पंजाब में। और कांग्रेस इसी विश्वास से आई थी जो अकाली दल के समय में जिस तरह उड़ता पंजाब हमको दिखाई देता था, ड्रग्स में पंजाब जिस तरह डूबा हुआ था, वो हटा है। अगर वो हटा है तो लोग उनको वापस से वोट करेगी। अगर नहीं हटा और जिस तरीके से बिजली का वहां पे बिजली जाती है, ये मुद्दों को, जैसे फ्री बिजली का मॉडल दिल्ली का है, लोगों को वो पसंद आता है, पानी का फ्री मॉडल है वो पसंद आता है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक होगा। कमबैक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो ऑपोजिशन में थी और पिछली बार 2017 में जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तब क्लियरली वो बोल रहे थे कि हम जीत रहे हैं, और मीडिया भी इस परसेप्शन में था कि पंजाब में वो जीतने वाले, पर आउटकम दूसरा आया। तो क्या आम आदमी पार्टी एक दूसरी स्टेट को विजयी बनाएगी? क्या उनका चीफ मिनिस्टर दूसरा चीफ मिनिस्टर होगा? आम आदमी पार्टी का पंजाब में लीडर कौन है? जैसे पंजाब में कांग्रेस का लीडर तो दिखाई देता है, अकाली दल का लीडर तो दिखाई देता है, पर आम आदमी पार्टी का पंजाब में लीडर चीफ मिनिस्टर चेहरा कौन है, वो भी अभी क्लियर नहीं है। और पंजाब के इलेक्शन तो 6 महीनों में आने वाले हैं, तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पर सबसे बड़ा फैक्टर पंजाब में जो रहने वाला है वो किसान आंदोलन रहने वाला है। तो गुजरातની આપણે વાત કરીએ કે ગુજરાતની બે પાર્ટી, એક તો જે સત્તા ઉપર છે ભારતીય જનતા પાર્ટી, ત્યાં કોઈ પણ રાજીનામું પડે છે તો કશું પણ નથી થતું, પરંતુ સામે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના યુવા નેતા મહિપાલ સિંહે રાજીનામું આપ્યું, ફેસબુક પર લાઈવ થયા હતા અને એમને પોતાની વ્યથા બતાવી હતી કે હાઈકમાન્ડમાંથી ફોન આવે, આ રીતે ફોન આવે। સેમ સિચ્યુએશન કોંગ્રેસમાં બને કે કોંગ્રેસની અંદર કોઈ પણ નેતા રાજીનામું આપે છે તો ત્યાંથી એવું કહેવામાં આવે છે કે અમને હાઈકમાન્ડ કામ કરવા નથી દેતું, છૂટથી કામ નથી કરવા દેતું। હવે આમ આદમી પાર્ટીની વાત કરીએ, એક રાજીનામું પડ્યું ગુજરાતની અંદરથી મહિપાલ સિંહનું, એક યુવા ચહેરો હતો મહિપાલ સિંહ અને યુવા પ્રમુખનું પદ આપ્યું હતું, જે સોશિયલ મીડિયા ઉપર આવું કહ્યું કે અમને હાઈકમાન્ડ કામ નથી કરવા દેતા। એ જ પાર્ટીની અંદર તમે પણ કામ કરી ચૂક્યા છો આમ આદમી પાર્ટીની અંદર। मैं जब काम करता था 2013-14 में, तब हाई कमांड सिस्टम नहीं था और पार्टी बहुत ही छोटी थी और पार्टी में लोग बहुत कम थे और लोग आंदोलन से जुड़े थे। और दिल्ली के इलेक्शन की जीत के बाद हमारे समय में तो 5 लाख लोग एक साथ फॉर्म भर के जुड़े थे आम आदमी पार्टी में। मैंने अपने रीजंस के कारण पार्टी छोड़ दी थी 2014 में और उसके बाद मैं राजनीति में कभी आया नहीं हूँ। अभी लोग जो छोड़ रहे हैं, मेरी बात तो नहीं करना चाहता आज मैं, अभी जो लोग छोड़ रहे हैं उनके बहुत ही अलग अलग कारण हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी का कारण अगर मैं आपको बताऊं तो स्ट्रक्चर अभी बना नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप अभी हुआ नहीं, नई पार्टी है, नए लोग जुड़ना चाह रहे हैं। लोग आम आदमी पार्टी या तीसरे विकल्प को किसी भी प्रदेश में या देश में क्यों प्रेफर करते हैं, उसका रीजन क्या होता है कि जब पक्ष और विपक्ष से लोग थक जाते हैं, जब लोगों को लगता है ना पक्ष हमारी सुन रहा है ना विपक्ष हमारी सुन रहा है, तो एक तीसरी उम्मीद, एक तीसरी ऊर्जा की तरफ लोग जुड़ना चाहते हैं। पर क्या उस ऊर्जा को समेटने की ताकत ये तीसरे पक्ष में है? क्या उस ऊर्जा को हम सही डायरेक्शन दे पाए, क्या इस पक्ष में है? क्या इस ऊर्जा जो लोग जुड़ते हैं उनको कैडर वाइज कैडर काम एलोकेट करने के हमारे पास विचार हैं? क्या हमारे पास प्रोग्राम है? ये सारी चीजें निर्भर करती है स्ट्रक्चर बनाने में, ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, और ये सारी चीजें क्या आम आदमी पार्टी कर पाएगी? ये चीज आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को सोचने की जरूरत है। अगर वो कर लेती है तो जो लोग कांग्रेस से निराश हैं या बीजेपी से निराश हैं वो वहां पे जाएंगे और वहां पे जाके अगर वो काम करने की अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है और जनता से संपर्क बनाने की ताकत के साथ वो आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नया देखने को जरूर मिल सकता है। एट प्रेजेंट बहुत ही जल्दी है बोलना, क्योंकि नई लीडरशिप आम आदमी पार्टी की अभी रिसेंटली बन रही है, अभी वो इंक्यूबेशन स्टेज पे है। क्या आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल स्टैंडिंग कितना आगे बढ़ेगा, सूरत में कैसा काम करेगी, सूरत क्या उनका गढ़ होने वाला है, क्या इस पार्टी को पाटीदार कंट्रोल करने वाले हैं,
क्या इस पार्टी को कोई और कंट्रोल करने वाला है? क्या ये पार्टी गुजरात की पार्टी बनने वाली है? क्या इस पार्टी को हाईकमांड कंट्रोल करेगा? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं तो अभी पार्टी के अंदर नहीं हूं, मुझे इनके अंदर गतिविधियों के बारे में पता नहीं, पर इनके अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके से वो मैनेजमेंट करेगी, उस हिसाब से चलेगा। कांग्रेस की जो बात है, कांग्रेस में कहीं ना कहीं लोग जो है 25 सालों से राजनीति से दूर है। स्टेट की बात, पिछले 7 सालों से सेंट्रली दूर है। तो क्या होता था कि जब आपको यहाँ पे नहीं मिलता तो कोई लोग लोकसभा में चले जाते थे, राज्यसभा में चले जाते थे, तो उनको वहां पे कहीं ना कहीं उनको काम करने का मौका मिल जाता था। पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के दरवाजे जो हैं यहाँ पे बंद होते जा रहे हैं। पर अभी जो समय है, जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी है, लैक ऑफ लीडरशिप है, नेशनल स्टेट वाइज मैं बात करूं हर पॉलिटिकल पार्टी में, जिस तरीके से लोग निराश है। आज 100 रुपए का पेट्रोल डीजल का जो रेट है, इससे बीजेपी भी परेशान है, कांग्रेस भी परेशान है, आम आदमी भी परेशान है, और हर कोई परेशान है, और इसका सोल्यूशन नहीं है। हमारे पास सोल्यूशन क्या है? आज जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसका सोल्यूशन क्या है? आज जिस तरीके से युवा जो कुछ काम करना चाहता है, युवा जिस तरीके से जॉब चाहता है, वो नहीं मिल रही। जिस तरीके से हम देख रहे हैं किसानों का आंदोलन है, ये सारी चीजों को क्या कांग्रेस समेट सकता है? क्या उन ऊर्जाओं को एक साथ जोड़ सकता है? और एक कांग्रेस में क्या हम दिखाई देता है हमको पिछले 15-20 सालों में कि 3-4 गुट हैं। क्या ये सारे 3-4 गुट एक कॉमन कॉज के लिए, कॉमन कॉज यहाँ पे गुजरात, क्या गुजरात के लिए सब एकजुट हो सकते हैं और गुजरात की आवाज बन सकते हैं और गुजरात की आवाज को सही तरह विधानसभा पे ला सकते हैं? ये देखने की जरूरत है कांग्रेस को। मनोजजी, ગુજરાતના રાજકારણની વાત કરીએ. 2021ની અંદર જે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી થઈ એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે ધાર્યું હતું એની કરતાં પણ એમને વધારે પરિણામ મળ્યું, નો રિપીટ થિયરીના કારણે. સામે પક્ષે કોંગ્રેસ પાસે 23 જિલ્લા પંચાયત હતી, એક પણ વધી નહીં, બધી જિલ્લા પંચાયત જતી રહી. મહાનગરપાલિકાની અંદર સુરતની અંદર વિપક્ષમાં હતું એ પણ જતું રહ્યું. રાજકોટની અંદર વિપક્ષ માટે કહી જ ના શકાય એટલી જ સીટો એમને મળી હતી. बिल्कुल सही बात है आपकी कि जिस तरीके से बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, जिस तरीके से बीजेपी की प्लानिंग है, बीजेपी के आज भी कार्यालय में उतना काम होता है जितना कांग्रेस के 1 महीने में 2 महीनों में इतना काम नहीं होता। उनका कार्यकर्ताओं को रेगुलर इन्वॉल्वमेंट, रेगुलर उनको अपडेट, रेगुलर प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट करना, जनता से संपर्क बनाना, ये सारे पिछले 25 सालों में, और जैसे CR पाटिल जी जब से आए हैं तब से ये और इफेक्टिवली आगे बढ़ गया है। मेरे बीजेपी के मित्रों से जब बात होती है, वो लगातार काम में रहते हैं, कांस्टेंट काम करते हैं, जनता से संपर्क बनाते हैं। उसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं कि काम सही है, गलत है, नीतियां सही है, गलत है, पर संपर्क है। आज भी अगर आप बीजेपी के नेताओं से बात करेंगे, वो आपके साथ संपर्क बना के रखेंगे। वो जनता से मिलना चाहते हैं, जनता से फेसबुक लाइव हो या ट्विटर के थ्रू या जनता के साथ स्टेज पे जाके मिलते हैं, या कोरोना में वो किस तरीके से मिलना चाहते हैं, हॉस्पिटल्स पे जाके मिलते हैं, वो संपर्क बना के रखते हैं। यही संपर्क है कि लोग बार बार ये सोचते हैं वोट करने से पहले, यार हम लोग इतना परेशान है, पेट्रोल डीजल का रेट इतना हो चुका है, मेरे घर बेरोजगारी, पर फिर भी आएगा तो मोदी ही। ये जो माइंडसेट क्रिएट किया है, ये बीजेपी ने क्रिएट किया हुआ है। वो रेगुलर इंटरवल्स पे लोगों से मिलते हैं, रेगुलर आपके पोस्टर होंगे, सबसे ज्यादा पोस्टर, अगर 1 किलोमीटर में हम 10 पोस्टर बीजेपी के देखेंगे तो 1 कांग्रेस का दिखेगा। तो ये जो है कि आपके माइंड पे, व्हाट्सएप पे हो, सोशल मीडिया पे हो, रेडियो पे हो, पोस्टर पे हो, अखबार पे हो, बसों के पीछे हो, ऑटो के पीछे हो, तो लगातार आपको कहीं ना कहीं बीजेपी का कमल दिखाई देगा, विजय भाई का चेहरा दिखाई देगा, CR पाटिल जी का कुछ ना कुछ दिखाई देगा, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाई देगा। तो हर जगह वो दिखाई देते हैं। और राजनीति हो या मार्केटिंग हो या पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो, उसमें एक ही चीज होती है, जो दिखता है वही बिकता है। और यहाँ पे बिकना शब्द थोड़ा गलत है, पर जो दिखता है उसी को वोट पड़ता है, और ये बीजेपी को बहुत ही अच्छी तरह समझ आती है। तो ये चीजें हमको समझनी पड़ेगी कि हमारे को अगर राजनीति करनी है, और अगर हमारे को गुजरात में राजनीति करनी है, जो बीजेपी का गढ़ है, हमको बीजेपी के स्तर के हिसाब से, बीजेपी के कैलिबर के हिसाब से लड़ना पड़ेगा। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, आपको समझना पड़ेगा साइकोलॉजी बीजेपी की क्या है। वो जन जन तक पहुंचे हुए हैं, आज वो पेज प्रमुख तक पहुंच चुके हैं, वो 4-4 लोगों तक पहुंच चुके हैं। वो इस तरीके से करते हैं कि हर एक कार्यकर्ता एक परिवार को ही टच करेगा। तो इस लेवल पे उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो उनको करना कितना है, 2 कॉल करने हैं, 5 कॉल करने हैं, और लोगों को वोट तक लाना है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग उन्होंने ये एक दिन में नहीं बनती है, ये पिछले 25 सालों से लगातार उन्होंने संगठन बनाया। और आज अगर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हो, पेट्रोल डीजल का फैक्टर हो, ये सारे फैक्टर से लोग निराश हो सकते हैं,
पर संगठन की जो ताकत होती है, जो उसको खींच के वोट पे लेके आता है, तो वो बीजेपी का वोटर बेस करता है। तो बीजेपी का जो बेस रहता है वो फिक्स रहता है। और जो लोग निराश हो जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हम कांग्रेस से भी निराश हैं, हम आम आदमी पार्टी से भी निराश हैं, हम बीजेपी से भी निराश हैं, वो क्या करेंगे, वो वोट करने नहीं जाएंगे। वो राजनीति से थक के, लोकतंत्र से थक के वो वोट नहीं करते। इसका डायरेक्ट फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता है, क्योंकि उनका संगठन जो है इतना मजबूत है, इतना एयर टाइट है कि वो खींच के कहीं ना कहीं उनका कार्यकर्ता लेके आएगा, बूथ पे वोट कराएगा और वहां पे बीजेपी की जीत हो जाएगी। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर आप राजनीति से हमारे देश की परेशान हो या स्टेट से परेशान हो, आपको वोट करने का हक जो है, ये जो आपको काला टीका मिलता है, ये देश को बचाता है, ये आपके प्रदेश को बचाता है। तो जाके अपना वोट जरूर करिए, और वोट आप जब करते हैं तो आपकी आवाज निकल के आती है, और यही हमारी लोकतंत्र की ताकत है। हमको वोट करने जाना चाहिए, चाहे हम कितना भी नाराज हो राजनीति से। तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। बीजेपी तो ठीक है, वो अच्छा, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्पिरिट है, पर कांग्रेस को समझनी पड़ेगी, अगर आपको जनता तक पहुंचना है तो उनके वो वार्ड वाइज नहीं, पेज वाइज नहीं, हर घर में कांग्रेस को अपनी आवाज पहुंचानी पड़ेगी और मुद्दे उठाने पड़ेंगे। लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि कांग्रेस नेतृत्व कर सकता है। जब वो ये कर पाएगी तो शायद वो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। મનસ્વીજી, છેલ્લો સવાલ, ટૂંકમાં પ્રતિક્રિયા લેવા માગું છું આપની। ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે પેજ પ્રમુખ સુધી, એક પરિવાર સુધી પહોંચવાનું માળખું તૈયાર છે। કોંગ્રેસ એ માળખું 2 મહિનામાં બનાવવાની વાત કરી રહ્યું છે। સામે આમ આદમી પાર્ટી પાસે કોઈ જ માળખું તૈયાર નથી, પરંતુ ત્રણ પાર્ટીની વાત કરીએ, ભાજપ એમ કહે છે 120 કરતાં પણ વધારે સત્તા અમારી પાસે રહેશે, કોંગ્રેસ એમ કહે છે 120 તો અમારી ફાઇનલ છે, આમ આદમી પાર્ટી તો એમ જ કહી રહ્યું છે, સીટ નથી બતાવી રહ્યું, परंतु आम आदमी पार्टी एम कहते हैं कि 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आपका 2 पार्ट्स में मैं जवाब देता हूं। स्ट्रक्चर के हिसाब से बीजेपी को कोई नहीं तोड़ सकता, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बीजेपी को कोई नहीं तोड़ सकता, और जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से रेगुलर कार्यक्रम करते हैं, बीजेपी को कोई नहीं तोड़ सकता। मुद्दों के हिसाब से, जिस तरह पेट्रोल डीजल का, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, जो मुद्दे हैं आज हमारे देश में, या गुजरात में बात करें, उन मुद्दों के सामने कोई बीजेपी को वोट करे वो भी इम्पॉसिबल फैक्टर लगता है। पर क्योंकि बीजेपी के साथ लोगों का प्यार है, लोग बार बार विश्वास करते हैं कि लीडरशिप बीजेपी ही दे सकता है, और ये मुद्दे जो हैं ये भी सोल्यूशन बीजेपी ही लाएगा, तो लोगों का जो विश्वास है बीजेपी के सामने वो सबसे ज्यादा है। पर हमने जो रीसेंट इलेक्शन देखे, बीजेपी ने अपना पूरा दम, सब कुछ वेस्ट बंगाल में डाला, बीजेपी ने अपने सारे बड़े नेता वेस्ट बंगाल में डाले, उसके बाद भी हमने आउटकम क्या देखा कि ममता बनर्जी वापिस आए। तो जहां पे भी स्टेट लीडरशिप, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जहां पे भी स्टेट लीडरशिप, किसी भी प्रदेश की बात कर लो, चाहे आप राजस्थान की बात करो, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी, पंजाब की बात करो, जहां पे भी स्टेट लीडरशिप स्ट्रांग है, वहां पे बीजेपी नहीं आई है। ये हिस्टोरिकल डेटा है 2014 से। जहां पे स्टेट लीडरशिप वीक है, चाहे वो दिल्ली की बात करो, आम आदमी पार्टी की बात करो, जहां पे स्टेट लीडरशिप वीक है, वहां पे प्रधानमंत्री जी का चेहरा आता है, और वो डायरेक्ट वोट लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के साथ लोग डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं और उनको पता है कि लोग प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे वोट करेंगे। तो जहां पे स्टेट लीडरशिप नहीं है वहां पे बीजेपी जीतती है। अब गुजरात में वैक्यूम है, गुजरात में स्टेट लीडरशिप नहीं है, गुजरात में मोदी जी का फैक्टर बहुत बड़ा है, गुजरात में बीजेपी का संगठन बहुत बड़ा है। तो ये सारे फैक्टर्स, क्या लोग इसको वोट करेंगे, क्या पेट्रोल डीजल को वोट करेंगे, क्या कोरोना की बेहाली को वोट करेंगे, क्या लोग वोट करेंगे बेरोजगारी को, क्या ये सब चीजों के ऊपर निर्भर होगा कि 2022 का इलेक्शन है। अब अगर मुद्दों के ऊपर राजनीति करेंगे, अगर सही मुद्दों को अगर कांग्रेस उठाएगी, या सही मुद्दों को अगर आम आदमी पार्टी उठाएगी, तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी है, पर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ेगा। और जिस तरीके से 2017 का इलेक्शन रहा था, 99 सीटों पे बीजेपी रुक गई थी, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां पे भी उस समय भी 2017 में लैक ऑफ लीडरशिप था बीजेपी में, सिर्फ लैक ऑफ लीडरशिप के कारण वो 99 पे रुक गई। आज लैक ऑफ लीडरशिप प्लस एंटी इनकम्पेंसी प्लस मुद्दे, पेट्रोल डीजल हो, कोरोना के कारण हो, ये सारे मुद्दों के फैक्टर्स को अगर कांग्रेस एकजुट करती है तो शायद कांग्रेस की सरकार बन सकती है। शायद आम आदमी पार्टी बीजेपी की वोट काट सकती है, शायद आम आदमी पार्टी कांग्रेस की वोट काट सकती है। अभी किसकी काटेगी ये नहीं पता, पर ये आने वाले 6 महीनों में, 8 महीनों में क्लियर होगा, क्या आम आदमी पार्टी काट रही है, या आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, या सरकार बनाने में योगदान करने वाली है। ये आने वाले महीनों में पता चलेगा, पर मुद्दे जरूर है।
मुद्दों के सामने काउंटर करने के लिए बीजेपी के पास संगठन बहुत स्ट्रांग है, बीजेपी के पास स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही रोमांचक होने वाला है। ऐसा रोमांचक इलेक्शन गुजरात ने ना कभी देखा है, मेरे हिसाब से ना कभी देखेगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी मुद्दे हैं हम खुल के वोट करें। हम 80 से 90% वोटिंग शेयर हमारे गुजरात का होना चाहिए। जाके हम वोट करें। हमारे जो भी मुद्दे, अगर हम बीजेपी से खुश हैं तो बीजेपी को वोट करें, अगर हमको लगे बीजेपी सही काम नहीं कर रही तो उस विपक्ष को हम वोट करें जिसको हमको लगता है कि वो सही तरह काम करे। पर वोट जरूर करें, तभी एक अच्छा प्रदेश बनेगा। और वन साइड जिस तरीके से हमारी आवाज हमको लग रहा है कि नहीं सुनाई दे रही, हमको आवाज भी अगर अपनी सुनानी है तो भी हम जाके वोट करें। तो वोट करना बहुत जरूरी है। બિલકુલ, ખૂબ ખૂબ આભાર બુલેટિન ઇન્ડિયા સાથે વાત કરવા ધન્યવાદ. છે। તો ગુજરાતનું રાજકારણ એક તરફ જોવા જઈએ, ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે સંગઠન મજબૂત છે, નેતૃત્વ પણ સારું છે। કોંગ્રેસ એ જ સંગઠન અને નેતૃત્વને 2 મહિનામાં બનાવવાની વાત કરી રહી છે। સાથે આમ આદમી પાર્ટી પાસે હજી સંગઠન અને નેતૃત્વ નથી, તો પણ એ સરકાર બનાવવાની વાત કરે છે। હવે એ જોવાનું રહેશે આવનારા ટૂંક સમયની અંદર, 6 થી 8 મહિનાની અંદર કઈ પાર્ટી પોતાનું કઈ રીતે નેતૃત્વ આગળ બનાવે છે। નેતૃત્વ જોઈએ ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે તૈયાર છે, બનાવવાનું બાકી કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીને છે। તો આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ આવનારા સમયની અંદર કેટલું આગળ આવે છે, કેવી રીતે નેતૃત્વ કરે છે, તે આવનારા સમયમાં જોવાનું રહેશે। હાલ વિજયનાથમાં બસ આટલું જ। મને રજા આપશો। નમસ્કાર।